नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलता है। और दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर हम लगातार दोस्तों आर एस अग्रवाल का मैथ पढ़ने हैं, जिसकी प्लेलिस्ट भी दोस्तों प्लेलिस्ट के सेक्शन में बनी है। और दोस्तों, कल हमने यहाँ पे एक बेंच जो है वो स्टार्ट किया है, उसका नाम है दोस्तों क्या, मैथ प्रैक्टिस बेंच। और दोस्तों, ये हमारी इसकी क्लास 2 है। और दोस्तों, कल हमने इसमें कुछ क्वेश्चन देखे और उम्मीद है आपको वो सभी जरूर पसंद आए हों। तो चलिए दोस्तों, आज फिर से हम कुछ और क्वेश्चनों के साथ यहाँ पे है ना आए हैं, और इन क्वेश्चनों को हम देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे। और चलिए दोस्तों, ये रहा हमारा पहला सवाल। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या कहा कि एक कार्य को कुछ व्यक्ति 80 दिनों में कर सकते हैं। यदि कार्य पर 10 व्यक्ति और लगा दिए जाएं तो कार्य केवल 60 दिनों में पूरा हो जाता है। कार्य कितने व्यक्ति द्वारा प्रारंभ किया जाता है? दोस्तों, ये हमारा सवाल है। और दोस्तों देखिए, फिर से हम अपनी बात दोहरा रहे हैं कि दोस्तों देखिए, अगर हमने वो आर एस अग्रवाल की जो प्लेलिस्ट है और वहाँ पे हमने परसेंटेज से लेके जो सभी क्लासेस जो है वहाँ पे करा दी है दोस्तों, अगर आपने वो सभी देखी हुई है और नहीं देखी है तो दोस्तों वहाँ पे जरूर जाके एक बार सभी को देखें, ताकि जब दोस्तों यहाँ पे हम इस प्रकार के क्वेश्चनों में प्रैक्टिस करें तो हमें एकदम से चीज़ें समझ में आए कि दोस्तों चलिए अब इसे करते हैं। एक कार्य को कुछ व्यक्ति है ना दोस्तों, कुछ व्यक्ति मान लीजिए, कुछ व्यक्ति कितने हैं, वो एक्स व्यक्ति हैं, और वो कितने दिन में करते हैं दोस्तों? 80 दिन में। अगर आपको याद है दोस्तों, हम कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं यहाँ, M1D1 है ना, मिश्र समानुपात का, बराबर क्या, M2D2, ये वाला है ना। तो देखिए दोस्तों, कुछ व्यक्ति नहीं पता कितने, तो 80 कितने दोस्तों, x मान लिए, और कितने दिन दोस्तों, 80 में कर सकते हैं यदि कार्य पर 10 व्यक्ति और लगा दिए जाएं। दोस्तों यहाँ कितने आदमी है, x, और अगर 10 आदमी और लगा दिए जाए तो M2 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, x प्लस 10। तो इधर दोस्तों 10 व्यक्ति और लगा दिए, इधर x थे और 10 व्यक्ति और क्या कर दिए दोस्तों, ऐड कर दिए हैं। तो इधर जो व्यक्तियों की संख्या है वो कितनी हुई, x प्लस 10। तो कार्य केवल 60 दिनों में पूरा हो जाता है। तो दोस्तों अब जो कार्य है, जिनके जो दिन है दोस्तों, वह कितने लगे, 60 दिन। तो अब कार्य 60 दिनों में पूरा हो जाता है। तो कार्य कितने व्यक्तियों द्वारा प्रारंभ किया? तो शुरुआत में जो ये x था, इसका मान क्या होगा दोस्तों, हमें बताना है। तो चलिए दोस्तों, इसको सोल्व कर देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जीरो कैंसिल कर दी दोस्तों। देखिए, आप चाहें तो और थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए, 2 से काट लीजिए, कितना दोस्तों, 4 आ जाएगा। 2 से इसको काट लीजिए, 3 आ जाएगा। तो 4 की x में गुणा करेंगे दोस्तों, 4x। अब इस 3 की गुणा अपने x में करी तो दोस्तों कितना, 3x। और दोस्तों 3 ढाई 30, तो इस 3 की गुणा दोनों में की हमने, 3 में की x में भी कर ली, 10 में भी कर ली। अब ये 3x इधर घटा दीजिए दोस्तों, 4x में से 3x गई, इधर क्या बचेगा, 30। और इस तरीके से आप कह सकेंगे कि x का मान कितना है दोस्तों, 30। तो दोस्तों जब पूछा गया था कि कार्य कितने व्यक्तियों द्वारा प्रारंभ किया, तो दोस्तों वही कितना आ चुका है आपका, 30 आ चुका है। और इस तरीके से आपके सवाल का आंसर हुआ ए। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा, किसी घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 54 वर्ग मीटर है, तो उसकी भुजा क्या होगी? तो दोस्तों घन के बारे में पूछ रहा है। तो दोस्तों देखिए, हम सब जानते हैं कि घन क्या होता है ना, ऐसी आकृति दोस्तों जिसकी सभी की सभी भुजाएं क्या हैं, समान है। जैसे कि लूडो हम गेम जो एक होता है उसमें खेलते हैं, जो डाइस होता है दोस्तों, है ना, बिल्कुल वैसा ही दोस्तों क्या कहलाता है, घन। और उसकी सभी भुजाएं क्या होती है, समान। माचिस की डिब्बी जैसे नहीं दोस्तों, है ना, लूडो का गिट्टे के जैसा, डाइस के जैसा, है ना। तो दोस्तों इसकी भुजा अगर आप ए कहें तो इसका पृष्ठ, एक क्षेत्रफल का पृष्ठ क्या हो जाता है दोस्तों, a गुणा ए स्क्वायर। और ऐसे दोस्तों 6 पृष्ठ होते हैं। इस हिसाब से घन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है दोस्तों, वो क्या होता है दोस्तों, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल वो 6a स्क्वायर होता है। तो दोस्तों a क्या है, वर्गाकार है, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा अर्थात a स्क्वायर। और ऐसे 6 पृष्ठ होंगे दोस्तों इसमें, इसलिए पृष्ठ क्षेत्रफल दोस्तों 6a स्क्वायर होता है। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल दोस्तों, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल देखिए वो हमने समझा भी है ना, कितना, 6a स्क्वायर। और ये तो आप समझ ही रहे होंगे दोस्तों, a मतलब क्या, भुजा इसकी, है ना, यानी कि 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। तो दोस्तों यही दिया हुआ है इस सवाल में। इसका मान कितना बताया हुआ, 54, और भुजा हमें बतानी है। तो दोस्तों 6 से इसको काट दो, 6 9 54, और ये यानी कि 9 जो है वो क्या है, भुजा का वर्ग आया है दोस्तों। तो भुजा का वर्ग अगर 9 है तो भुजा क्या होगी दोस्तों, बताओ। तो भुजा कितनी आ गई, किसका वर्ग है, 9, 3 का वर्ग 9 होता है। तो भुजा आ गई आपकी दोस्तों, वर्ग हटा दिया, 9 का कितना, 3। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि घन की भुजा क्या है दोस्तों, 3 मीटर है। उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा, ए व बी किसी कार्य को क्रम से 15 दिन व 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कार्य को
3। दोस्तों यहाँ पे कितना है, ये 30,000 है दोस्तों, ठीक है। 30,000 में पूरा करने का ठेका लिया दोस्तों, 3,000 लिखा गया था, वो 30,000 है। ठेके की धनराशि में ए का भाग क्या होगा दोस्तों, ये हमें बताना है। और दोस्तों यहाँ पे हमें जानना है और समझना है ध्यान से कि जो ठेके की धनराशि है उसमें ए का भाग कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों। ए व बी की अक्षमता है ना, जो भी होगी उसी अनुपात में दोस्तों हम इनकी जो धनराशि है उसको बांटने वाले हैं। तो दोस्तों वो कैसे निकलती है वो देखते हैं कि ए कितने दिन में, 15 दिन में कार्य करता है, और दोस्तों वहीं बी कितने दिन में करता है दोस्तों, 10 दिन में करता है। तो लीजिए इनका एलसीएम जो कि कितना है दोस्तों 30। 15 से इसको भाग कर दीजिए दोस्तों, कितना 2। यह आ गई दोस्तों ए की अक्षमता। एक अक्षमता का मतलब है एक दिन में कोई कितना कार्य कर सकता है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए 10 से भाग कर दीजिए 30 को दोस्तों, 10 दिए 30। ये दोस्तों बी की, तो ए और बी की जो अक्षमताओं का अनुपात है, ए के लिए 2 आया और बी के लिए दोस्तों कितना आया 3। इसी अनुपात में, इसी अक्षमता के अनुपात अर्थात एक दिन के काम का हिसाब जो निकला है दोस्तों, उसी में आपको ये धनराशि बांट देनी है। ए का भाग अब आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों बड़ा ही सरल है, ये क्या है अनुपात, ए का कितना हिस्सा है इसमें 2, 2 यहाँ पे लिख दीजिए, बटे में दोस्तों 2 और 3 कितने 5 यहाँ पे लिखिए, और दोस्तों गुणा में आप क्या लिखेंगे, ये कुल धनराशि अर्थात ठेके की कुल धनराशि 30,000 रुपये। और दोस्तों बताओ 5 छंग 30 और 6 दूनी 12,000, अर्थात दोस्तों 30,000 में से 12,000 रुपये ठेके में से किसके हिस्से के हैं, एक के हिस्से के हैं। तो उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन आपको क्लियर है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। देखिए दोस्तों ये क्रिकेट पर आधारित सवाल है, पढ़ लेते हैं एक बार क्या कहा है। क्रिकेट के खेल के पहले 10 ओवर में रन रेट जो है दोस्तों केवल 3.2 था। शेष 40 ओवरों का रन रेट कितना रहना चाहिए कि 282 रन का लक्ष्य दिया जा सके। तो दोस्तों देखिए पहले 10 ओवर का रन रेट आपको बताया 3.2 और शेष 40 ओवर का रन रेट आपसे पूछ रहा है, और ताकि आप है ना विरोधी टीम को कितने का लक्ष्य दे सके दोस्तों 282 रनों का। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें कुछ बेसिक सी चीज़ें अगर क्रिकेट के बारे में पता है तो बड़ी ही सरलता से हम इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों 10 ओवर ये और 40 ये, तो कितने 50 बैठ गए टोटल तो ओवर। तो दोस्तों 10 ओवर में जो रन रेट का मतलब क्या है दोस्तों कि वो उसका औसत है, यानी कि प्रति ओवर केवल कितना रन बन पा रहा है 3.2। तो जो दोस्तों क्रिकेट में जो रन रेट आप कहते हैं कहीं ना कहीं दोस्तों वो क्या है, औसत है। तो बताओ दोस्तों अगर 10 ओवर में हमने प्रति ओवर दोस्तों कितने रन बनाए हैं 3.2, तो कुल रन कितने बने हैं अब तक, कुल रन बने है ना, कितने बने बताओ। 10 ओवर में 3.2 का औसत है, गुणा कर दो दोस्तों, है ना। आप गुणा करते हुए पॉइंट हटा लो, 10 से 10 कट जाएगा तो हमें समझ में आएगा कि कितने रन बन चुके हैं अब तक, 32 रन बन चुके हैं। ठीक है दोस्तों, सीधे गुणा कर दी इस तरीके से कि भाई 10 ओवर का तो रन रेट 3.2 है, और यानी कि हर ओवर में 3.2 रन औसतन आ रही। तो इस तरीके से अब तक 10 ओवर में कितने रन बन पाए 32। हमें टारगेट कितने का देना है दोस्तों 282 का। अगर आप 282 का टारगेट देना चाहते हैं तो 10 ओवर में चलो 32 रन तो दोस्तों अब तक बन गए। तो 2 में से 2 गया 0, 8 में से 3 गया 5 और दोस्तों 2। तो शेष रन जो बनाने हैं, शेष रन दोस्तों अभी भी कितने बनाने हैं 250, है ना। बचे हुए ओवर कितने हैं दोस्तों 40, और हमें रन रेट बताना है। तो दोस्तों हम क्या कहेंगे कि भाई 250 रन अब हमें बनाने हैं, और कितने ओवर में बनाने हैं दोस्तों 40 ओवर में। तो एक ओवर में औसत कितने रन चाहिए, यही क्या कहलावेगा हमारा रन रेट। तो दोस्तों हम 250 जो शेष रन है उसे हम क्या कर रहे हैं 40 ओवर से भाग कर रहे हैं, और इस तरीके से शेष जो 40 ओवर का है जो दोस्तों वो रन रेट जो है यहाँ पे आ जाएगा आपका आराम से। तो बस दोस्तों 240 जो रन है बचे हुए उन्हें 40 से भाग करिए। देखिए दोस्तों यहाँ से 0 गई, अब बताओ 4 6 24, एक बचेगा दोस्तों, है ना। 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। इस तरीके से दोस्तों शेष 40 ओवरों का जो रन रेट है वो कितना आया 6.25। तो बड़ा ही सरल सा सवाल था दोस्तों, उम्मीद है जरूर समझ में आया हो। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। और दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा आसान सवाल आपके सामने है दोस्तों। का यदि 5 संख्याओं का माध्य औसत यानी कि 5.4 है तो इन संख्याओं का कुल योग कितना होगा। तो दोस्तों आपको संख्याएं कितनी बताई 5, और उनका माध्य अर्थात औसत जो दिया है दोस्तों बता दिया है 5.4, और आपसे योग पूछा है। और दोस्तों हम अच्छे से जानते हैं कि भाई योग बराबर है ना, संख्याओं का योग बराबर क्या होता है उनकी संख्या गुणा उनका औसत। दोस्तों जानते हैं कि नहीं, बिल्कुल। तो दोस्तों इस सवाल में इससे आसान और क्या हो सकता है, देखिए कि भाई संख्या भी बता दी 5,
औसत भी बता दिया कितना 5.4। और क्या पूछ रखा है दोस्तों, योग। तो बस केवल इनकी गुणा ही तो करनी है, कर देते हैं। 5 चौक 20, 5 पंज 25 और 2 27। और क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट आ गया, और इस वजह से दोस्तों 27.0 अर्थात कितना 27 इस सवाल का आंसर हुआ। देखिए दोस्तों कितना आसान सवाल था। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा, दो संख्याओं के लैसे व मैसे का गुणनफल कितना है दोस्तों 24। यदि संख्याओं का अंतर 2 है तो उनमें से बड़ी संख्या क्या है। और दोस्तों बड़ी संख्या इनमें से कोई एक है, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे जैसे कहा है कि लैसे और मैसे गुणनफल 24 है, तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर दो संख्या है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि दोस्तों क्या पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यानी कि दोनों संख्याओं का क्या दोस्तों गुणनफल किसके बराबर होता है दोस्तों, उनके मैसे गुणा लैसे के। क्या आप ये बात ध्यान रख रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल याद है आपको दोस्तों, है ना, क्योंकि आप ये अच्छे से पढ़ चुके हैं दोस्तों। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मैसे गुणा लैसे के होता है। तो दोस्तों दोनों संख्याओं का गुणनफल क्योंकि मैसे और लैसे के गुणनफल के ही बराबर होता है, तो अगर मैं दोस्तों यहाँ ऑप्शन से ट्राई करूँ तो कैसे कर सकता हूँ कि भाई बड़ी संख्या अगर 3 है और संख्याओं का अंतर 2 है, तो दोस्तों देखिए छोटी संख्या अपने आप ही कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी कि नहीं, हो जाएगी नहीं हो जाएगी दोस्तों, बिल्कुल हो जानी चाहिए नहीं। बड़ी अगर 3 है ये वाली तो छोटी कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि अंतर कितना रखना है 2 का, है ना दोस्तों। 3 में से 2 घटा के 1 नहीं बैठता, अंतर दोस्तों 2 का, ये बड़ी होगी और 1 छोटी होगी। लेकिन दोस्तों क्या इनके गुणा 3 एकम 3 आपको इनकी गुणा यानी कि 24 के बराबर है। जो दोस्तों मैसे और लैसे क्या गुणनफल दोस्तों वही क्या आपकी संख्याओं का गुणनफल, क्योंकि संख्या पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या अर्थात दोनों संख्याओं का गुणनफल मैसे और लैसे के गुणनफल के बराबर होता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप क्या कह सकते हैं कि दोनों संख्याओं की गुणा करके क्या आना चाहिए 24 आना चाहिए। तो 3 एकम 3 आया, 24 तो बिल्कुल नहीं आया, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर ये है आपकी बड़ी संख्या और अंतर आपको 2 का रखना है, तो दोस्तों छोटी संख्या 4 में 2 घटा लो 2 होगी, और 4 दूनी 8। अब गुणनफल कितना है दोस्तों 8 है, जो कि 24 होना चाहिए, ये भी नहीं बैठ रहा दोस्तों। अगर 6 ले तो दोस्तों छोटी संख्या कितनी बैठेगी 4, क्योंकि अंतर दोस्तों कितना 2 का, तो 6 चौक 24, इनकी गुणा बैठेगी दोस्तों 24। इस तरीके से आपका आंसर कितना 7। और आप कहें कि 8, इसको भी ट्राई कर दो, तो 8 और दूसरी कितनी 6, 8 6 48 बैठ जाएगा दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए अंतर भी क्या है दोस्तों इन दोनों संख्याओं में, है ना 2 का है, और यहाँ पे इनका गुणनफल है दोस्तों वो भी कितना बैठ रहा है 24, क्योंकि हम दोनों संख्याओं के गुणनफल मैसे और लैसे के गुणनफल के बराबर होता है। तो दोस्तों 6 चौक 24 बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, बिल्कुल बैठ जा रहा है। तो बड़ी संख्या दोस्तों यहाँ से क्या बैठ जा रही है 6 बैठ जा रही है। उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है आपको। अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं, कितना प्यारा सा सवाल आपके सामने है दोस्तों। देखिए कहा है दोस्तों ए और बी की आयु का जो अनुपात है वह कितना है 2:3 है। यदि b की आयु a से 3 वर्ष अधिक है तो 2 वर्ष बाद a की आयु क्या होगी। तो देखिए दोस्तों आपको a और b की आयु का क्या बता दिया, अनुपात बता दिया है। a और b की आयु का अनुपात कितना बताया दोस्तों 2:3। और दोस्तों फिर आगे क्या कहा कि b की आयु a से 3 वर्ष अधिक है। तो दोस्तों जो b है उसकी आयु a से 3 वर्ष अधिक बताई। अब आप क्या कहेंगे भाई अनुपात में तो मुझे b का जो अनुपात है वो a से 1 अधिक दिख रहा है, कितना 1, यानी कि ये 1 अधिक है और यहाँ बता रहे 3 वर्ष अधिक है, यानी कि 1 अनुपात दोस्तों 3 वर्ष के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। इनकी बातों से क्लियर हो रहा है ना। ए और बी की आयु का अनुपात दिया है 2:3, ये लिख दिया हमने। और बी की आयु इसकी आयु ए की आयु से कितनी ज़्यादा बताई 3 वर्ष बताई। तो दोस्तों अनुपात में तो ये 1 ही ज़्यादा, ये 3 है ये 2 है, अनुपात में 1 ज़्यादा, यानी कि 1 अनुपात 1 यूनिट दोस्तों कितने के बराबर है 3 वर्ष के बराबर है। तो दोस्तों उस हिसाब से ए का जो अनुपात है 2, उसके हिसाब से उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए इस समय 6 वर्ष दोस्तों, है ना भाई। 1 3 तो 3 दूनी 6, और दोस्तों बी की बात करें तो 3 3 9 वर्ष होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों हमें क्या बताना, ए की आयु 2 वर्ष बाद ए की आयु क्या होगी, फिलहाल कितनी निकल के आई 1 3 तो 2 6 आई, 2 वर्ष बाद 2 वर्ष और बढ़ जाएगी दोस्तों, 6 और 2 8 वर्ष हो जाएगी। देखिए कितना आसान सवाल था दोस्तों, कितना प्यारा सवाल, आंसर हुआ डी। और बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो आइए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा, एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को खरीद कर इसे 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि वह इस वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीद कर ₹10 अधिक विक्रय मूल्य पर बेचता तो उसे 40% का लाभ प्राप्त होता।
वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो दोस्तों जब हमने लाभ हानि का टॉपिक पढ़े हैं, है ना, आर्ट्स वाल बेंच में, तो वहाँ पे हमने इस प्रकार के 2-3 क्वेश्चन देखे हुए दोस्तों, और आपको अच्छे से याद होगा कि काफ़ी आसान होता है इनका मेथड। तो दोस्तों आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले आपको मान लेना है अपना एक क्रय मूल्य, जो कि इन्होंने पूछा ही है दोस्तों। इन्होंने पूछा ही क्रय मूल्य और आप मान भी क्रय मूल्य रहे हो, लेकिन आप 100 के आधार पर मान रहे हो कि मान लो कि वस्तु आपने कितने में खरीदी है दोस्तों, 100 में। तो इस तरीके से आपने मान लिया। तो दोस्तों 100 रुपये में, फिर देखिए शुरुआत से, एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को खरीद कर, तो मान कितने में लिया आपने कि 100 रुपये में खरीदा, इसे 10% के लाभ पर बेच दिया। तो दोस्तों 100 की वस्तु अगर 10 के लाभ पर कोई बेच दे तो कितने में बिक गई दोस्तों, 110 पे बिक गई। बिकी नहीं बिकी, बिल्कुल। अब देखो आगे क्या कहा, यदि वह इस वस्तु को 20% कम मूल्य में खरीदता, तो दोस्तों खरीदी कितने में थी, हमने माना अभी 100 में था, और कह रहा है कि अगर वो इसे 20% कम में खरीदता, अर्थात दोस्तों 100 की वस्तु 20% कम यानी कितने में खरीदता, 80 में खरीदता, और दोस्तों उसे रोक लो अभी, ₹10 अधिक विक्रय मूल्य, इसे रोक लेते हैं, तो उसे 40% लाभ प्राप्त होता। तो दोस्तों जो अधिक है वो रुपये, वो तो अभी रोक लिए हैं, लेकिन दोस्तों ये जो 40% का जो लाभ है वह किस पे होगा ये समझिए। 100 रुपये में जब खरीदी, 10 का लाभ इसी पे हुआ ना, तब 110 हुआ। और यहाँ पे दोस्तों 20% कम में आपने खरीद लिया, इनके अगर 80 में आपने खरीद लिया, तब अगर आपको 40 का लाभ होगा दोस्तों, तो इसी 40 पे तो होगा। तो दोस्तों 80 का 40% बताओ कितना हुआ, है ना, बटे 100 कर लो प्रतिशत के लिए, तो 8 चौक 32। तो दोस्तों 80 पे 40% जो है वो कितने बैठ रहे, 32 बैठ रहे। अब बताओ 80 और 32 कितने, 112 हुए दोस्तों, कितने, 112। तो दोस्तों ये सिचुएशन बन के आई कि अगर 100 रुपये की हमने वस्तु खरीद ली है और 10 के लाभ पे हमने बेच दी उसको, तो 110 रुपये में बिकी। और आगे जैसे इन्होंने कहा, यदि वह इस वस्तु को 20% कम में खरीदता, 100 से 20 कम 80 होगी, और दोस्तों ये हमने रोक लिया था, तो उसे 40 का लाभ होता। तो हमने कहा कि भाई अगर 80 में खरीदते तो 80 पे लाभ होता 40 का, तो 80 का 40% 32 का लाभ, 80 और 32 जोड़ के कितने बिकी थी वो वस्तु, 112 में। अब देखिए दोस्तों हमने ये बात रोक रखी थी कि खरीद कर ₹10 अधिक विक्रय मूल्य पर बेचता है। तो हमारा जो सवाल हुआ, जब हमने 100 मान के पूरी स्थिति बैठी दोस्तों, तो यहाँ 110 और यहाँ कितने, 112, ₹2 आए अधिक, है ना दोस्तों। जैसे यहाँ कहा था 20% कम मूल्य पर खरीद कर ₹10 अधिक विक्रय मूल्य पर बेचता है, तो ये रुपए हमने रोक लिए थे। हमने तो 100 पे समझी सारी बात कि भाई 100 पे 10 का लाभ, तो 110 में बिक्री थी। अगर 20% कम में 80 में खरीदता, 40 का लाभ होता, तो दोस्तों 32 रुपये का लाभ हो जाता 80 पे, तो 80 और 32 112। तो हमारा तो फर्क ₹2 का आया। यहाँ पे बिक्री थी कितने में, 110 में, यहाँ पे बिकी कितने में, 112 में, तो 2 रुपये बस अधिक बिकी, और ये कह रहा ₹10 अधिक बेच दी। तो दोस्तों हमारा 2 और इनका 10 बराबर हो गया। तो 2 बराबर किसके, 10 के। अब 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो 1 बराबर किसके हो गए दोस्तों, 5 के। तो बताओ विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य दोस्तों 100 कितने के बराबर है ना, 1 अगर 5 तो 100 कितना दोस्तों, 500। और इतनी ही आसानी से दोस्तों आपने क्या कर लिया, अपना क्रय मूल्य 500 रुपये ज्ञात कर लिया। उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है। अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। तो आइए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। और दोस्तों ये सवाल जो है हमने, है ना, किताब में कई बार कर लिया है, और दोस्तों इसे करके हमें एक कंक्लूजन प्राप्त हुआ है, और वो दोस्तों है ना, जल्दी से क्वेश्चन को निकालने के लिए हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए दोस्तों एक बार सवाल पढ़ लेते हैं। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक मिले और वह 12 अंक कम मिलने से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 40% अंक मिले और उसे न्यूनतम पास होने के अंकों से 18 अंक अधिक मिले। पास होने के लिए अंक होने चाहिए कितने। तो दोस्तों देखिए इन दोनों बच्चों में, है ना, प्रतिशत का कितना अंतर है दोस्तों, एक के तो आए 40%, और दोस्तों है ना एक के आए कितने, 30%। तो दोस्तों यहाँ पे तो आप क्या करिए, घटा लीजिए, और प्रतिशत का जो अंतर है वह कितना आया दोस्तों, 10 आया। और दोस्तों एक को तो 18 नंबर क्या मिले थे, अधिक मिले थे, और दोस्तों एक को पास होने से 12 नंबर क्या मिले थे, कम मिले थे। और दोस्तों यहाँ पे आप इसको जोड़ लीजिए, इनके नंबरों का अंतर, क्योंकि एक तो दोस्तों पास होने से 12 नंबर कम लेकर आया था, एक 18 नंबर ज़्यादा। तो दोस्तों इनका अंतर पता करने के लिए इन्हें जोड़ना पड़ेगा, यही बात हमें समझ में आती है। तो दोस्तों नंबरों के हिसाब से इनमें अंतर कितने का है, 30 का, और प्रतिशत के हिसाब से इनमें अंतर है कितने का, 10 का। तो 10% 30 के बराबर, जीरो कैंसिल कर दीजिए। यहाँ से पता लगा कि 1% कितने के बराबर दोस्तों, 3 के। अब कहना क्या चाह रहा, पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने होने चाहिए। तो दोस्तों पहले वाले विद्यार्थी को ही ले लो कि भाई इसके 30% अंक आए थे और 12 अंकों से हो गया था ये फेल। तो अगर 1% 3 है तो 30% वाले के 90 तो आ ही गए होंगे। 30 3 90 दोस्तों कि नहीं, है ना, 3 से गुणा कर लिया।
तो दोस्तों 30% वाले के 90 अंक आए होंगे और वह छात्र 12 अंकों से फेल हुआ, तो अगर उसके 12 और आ जाते तो पास हो जाता, नहीं हो जाता। तो पास होने के लिए नंबरों की कितनी जरूरत थी, 90 और 12 और चाहते, यानी कि दोस्तों 102 नंबरों पे वह पास हो जाता। तो उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देख लेते हैं। दोस्तों देखिए कितना प्यारा सा सवाल है। कहा है दोस्तों 7 + 3√5, दूसरे ब्रैकेट में दोस्तों 7 - 3√5 का वर्गमूल क्या हो। तो दोस्तों इसका वर्गमूल निकालने के लिए क्या करिए, पहले इसको ना सोल्व कर लीजिए। और दोस्तों जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि एक फॉर्मूला है a + b और एक ब्रैकेट में दोस्तों क्या a - b, और दोस्तों ये फॉर्मूला किसका, a² - b² का। तो क्या दोस्तों आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे प्लस है बीच में, यहाँ माइनस है, बिल्कुल लग जाएगा। तो दोस्तों उस हिसाब से a का काम कौन कर रहा है, 7। तो दोस्तों क्या a का वर्ग है ना, यहाँ पे क्या a का वर्ग यानी कि 7 का वर्ग, फिर बीच में क्या आना है माइनस, और b का वर्ग यानी कि 3√5 का वर्ग। दोस्तों करो काम को। तो 7 का वर्ग कितने दोस्तों, 49, 3 का वर्ग कितना 9, और √5 का दोस्तों कितना 5। अब बताओ जरा, 49 - 9 × 5 = 45, 49 में से 45 गए, कितने बच गए दोस्तों 4। अब इसको सिंप्लीफाई करके आया दोस्तों 4, और इसका वर्गमूल अगर बताना हो तो हमें सबको पता कि 2 × 2 क्या हो दोस्तों 4, यानी कि 2 का वर्ग 4 हो, तो 4 का वर्गमूल कितना दोस्तों 2। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या है, बी। और बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। एक रेडियो को 10% मुनाफे अर्थात लाभ से 990 पे बेचा जाता है। यदि उसे 890 पर बेचा गया तो वास्तविक लाभ या हानि कितना होगा। तो दोस्तों 890 पे बेचकर उसे लाभ होगा या हानि कैसे पता लगेगा, जब हमें पता लगे कि वो उसे खरीदा कितने में गया है। अगर इससे अधिक में खरीदा गया है तो हानि हो जाएगी, इससे कम में खरीदा गया है लाभ हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्रय मूल्य पता करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आप पहाड़ी ट्री के बारे में जानते ही हैं, बेचा गया कितने में दोस्तों 990 में, तो विक्रय मूल्य हमने यहाँ लिखा। 10% मुनाफा दोस्तों यहाँ लिखिए, और सबसे पहले आपको क्या पता करना है, क्रय मूल्य, कि आखिर खरीदा कितने में गया था। तो 990 में बेचा है ना दोस्तों, 990, और पहाड़ी ट्रिक से क्या पता लगता है कि नीचे आ रहा है तो बटे की लाइन के नीचे जुड़ गया ये 110, और ऊपर कितना दोस्तों 100, ये जीरो कैंसिल करिए, 11 9 99, और 9 × 100 यानी कि दोस्तों वस्तु को खरीदा कितने में गया था 900 में, खरीदा कितने में था 900 में, और अगर आप उसे 890 में बेचोगे दोस्तों, विक्रय करोगे 890 में, तो निश्चित रूप से दोस्तों 10 रुपये की क्या होगी, हानि। 10 रुपये की दोस्तों यहाँ पे आपको हो जाएगी हानि। और इस तरीके से आपका सवाल का आंसर हुआ दोस्तों ए। और उम्मीद है दोस्तों चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलें, कमेंट करें दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों आज इतना ही रखेंगे, धन्यवाद, जय हिंद।